हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब जर्नी जिसमें हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड जीएसटी, कॉम्प्लायंस, टैक्स के बारे में। तो टुडे हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लोज 44 इन जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, डिटेल्स गाइड हम आज इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एट द टाइम ऑफ जीएसटीआर 9 जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक ये भी डेटा सबमिट करना होता है क्लोज 44 इन जीएसटी। तो क्या है क्लोज 44, हम डिटेल में उसकी आज अंडरस्टैंडिंग करेंगे। डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिकंसिलेशन होता है और जीएसटी में क्या क्या कॉम्प्लायंस है रिलेटेड टू क्लोज 44। ये पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आज बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पूरा प्रोसेस हम समझेंगे और कुछ आपको इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल भी दूंगा जिसके आपको ये चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। आपको यहाँ पर जीएसटी और टैक्स रिलेटेड कॉम्प्लायंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जिससे आपको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ओवरव्यू ऑफ क्लोज 44। क्लोज 44 को अगर हम समझे तो ये एक मैंडेट द जीएसटी में जो बिजनेस रिकंसिलेशन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ मैचिंग का कॉन्सेप्ट है। दिस क्लोज अप्लाई टू टैक्स पेयर एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड एनुअल टर्नओवर। जो आपकी टर्नओवर की लिमिट है थ्रेशोल्ड 5 करोड़ एंड अबोव है तभी आपको ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि लार्ज जो टर्नओवर है जिसकी यानी कि 5 करोड़ एंड अबव, उसके लिए ये डेटा मैंडेटरी है प्रिपेयर करना। प्राइमरी गोल गवर्नमेंट का ये है कि इसको डेटा जो रिपोर्टिंग इन द जीएसटी रिटर्न उसको एंश्योर करना है कि वो अलाइन हो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ भी, यानी कि देयर इज नो गैप बिटवीन द योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड जीएसटी रिटर्न डेटा। इसका मेन मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट इसको जो ट्रांसपेरेंटली है यानी कि जो टैक्स इवेजन यानी कि कर चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट आपसे ये क्लोज 44 की डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे मांगती है। अगर मैं एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल दूं तो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर है 20 करोड़ तो उसको मस्ट एंश्योर द टर्नओवर रिपोर्टेड इन द जीएसटी रिटर्न मैच विद द टर्नओवर इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि इसका टर्नओवर 5 करोड़ एंड अबोव है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपने जो जीएसटी में 20 करोड़ का जो भी टर्नओवर है उसको जीएसटी रिटर्न से भी मैच करवाना पड़ता है। इफ द जीएसटी रिटर्न शो ₹18 करोड़ ड्यू टू रीजन लेट इनवॉइस इश्यूएंस, ठीक है, ये डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो यही डेटा को मस्ट रिकंसाइल करने के लिए और पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट आपसे ये डेटा प्रिपेयर करवाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ रिकंसिलेशन अंडर क्लोज 44। क्या इंपोर्टेंट है क्लोज 44 का रिकंसिलेशन, क्यों कराया जाता है रिकंसिलेशन? तो रिकंसिलेशन इज ए क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसी बिटवीन जीएसटी रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बारी बारी आपको समझा रहा हूं कि जीएसटी रिटर्न और जो आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल रिटर्न है यानी कि स्टेटमेंट है, इन दोनों को रिकंसिलेशन यही मेन मुद्दा है क्लोज 44 का। क्योंकि विदाउट रिकंसिलेशन कई सारे एरर आपके सामने जो आपको लीड करती है, यानी कि इनकरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी की रिपोर्टिंग हो सकती है जिसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है कि आपके ऊपर डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी दे सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है, इवन लीगल स्क्रूटिनी भी हो सकती है। तो आपको ये एंश्योर करना है कि क्या क्या स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो भी खर्चे रिपोर्टिंग किए हैं वो सारे खर्चे अगर वो टैक्सेबल है, उसको भी खर्चे जो भी है, कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जो टैक्सेबल नहीं होते, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो खर्चे अगर टैक्सेबल है तो ऐसा तो कोई खर्चा छूट नहीं गया ना जो आपने जीएसटी में रिपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट यही आपसे चाहती है, यही सर्च करना चाहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपके ऊपर कोई पेनाल्टी या तो लीगल स्क्रूटिनी हो सकती है। तो जो ये रिकंसिलेशन है आपको इसी में हेल्प करता है कि बिजनेस नाइदर द ओवर पेइंग और अंडर पेइंग, नहीं तो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है या तो कम टैक्स पे कर रहा है। इसी को मेंटेन करने के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड
बनाने के लिए गवर्नमेंट आपसे ये डेटा प्रिपेयर करवाती है। अगर मैं इंडस्ट्रियल एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज समझाऊं तो एक रिटेल चेन है जो ऑपरेटिंग इन मल्टीपल स्टेट में उसका बिजनेस है, माइट रिपोर्ट डिफरेंट टर्नओवर। उसका टर्नओवर तो हर एक स्टेट में डिफरेंट होगा। जीएसटी रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर उसने कोई गैप छोड़ दिया है जहां पर रीजनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसने जो एनुअल रिटर्न है उसका और फाइनेंशियल स्टेट में कहीं गैप है। एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन अंडर क्लोज 44 जो आपको हेल्प करता है यही चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑल द फिगर एंश्योर दैट द सेंट्रल जीएसटी लायबिलिटी इज करेक्टली कैलकुलेटेड एंड ओके हमने ये तो समझ लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है रिकंसिलिएशन। नाउ वी आर कमिंग टू डेटा प्रिपरेशन और सेग्रीगेशन। तो डेटा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसको सेग्रीगेशन करेंगे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है रिकंसिलिएशन इज सेग्रीगेशन टर्नओवर इनटू टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सेग्रीगेशन करना है कि आपका जो भी है टर्नओवर उसमें टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, दूसरा हो जाएगा नॉन टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, आपको मालूम होगा कि टैक्सेबल टर्नओवर क्या चीज है और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर क्या चीज है, ये दोनों को आपको अलग करना है। उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट यानी कि जो जीएसटी के दायरे में नहीं है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई। समझ गए, तीन चीजें हो जाएगी टर्नओवर में आपका। एक तो टैक्सेबल टर्नओवर होगा, एक नॉन टैक्सेबल टर्नओवर होगा और थर्ड हो गया आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई। इन तीनों को आपको सेग्रीगेट करना है और इस सेग्रीगेशन से आपको बिजनेस की ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कौन से पार्ट आपका टर्नओवर आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के रिगार्डिंग आपका टर्नओवर क्या है और कौन सा जीएसटी के रिपोर्टिंग के हिसाब से आपका टर्नओवर नहीं है। तो सिंप्लीफाई द रिकंसिलिएशन प्रोसेस है ये जो हम स्टेप समझते हैं। आइडेंटिफाई टोटल टर्नओवर, सबसे पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है टोटल टर्नओवर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा विच इंक्लूड ऑल सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस। सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल टर्नओवर आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपको सारी सेल्स और सर्विस इंक्लूड हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर टोटली चीज आ जाएगी आपके बिजनेस प्रोसेस की। ठीक है, उसको अभी हम कैटेगराइज करेंगे टर्नओवर का। ब्रेक डाउन दिस टोटल इनटू कैटेगरी वाइज कैसे करेंगे, एक तो टैक्सेबल टर्नओवर हो गया आपका सब्जेक्ट टू जीएसटी, जिसके ऊपर जीएसटी लायबल होती है, यानी कि इसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया होगा, ऐसा टैक्सेबल टर्नओवर हो गया। नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल टर्नओवर, यानी कि नॉन टैक्सेबल टर्नओवर में क्या आ जाएगा, सच है या आपका एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी नहीं होती, तो वो नॉन टैक्सेबल टर्नओवर में आ गया। एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि जो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, जस्ट एग्जांपल मेडिकल सर्विस हो गई, तो ये जीएसटी। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक है कि एडजस्ट द नोट्स एंड एडवांस। नोट्स यानी कि आपकी क्रेडिट नोट और जो भी आपको एडवांस मिला है उसको भी आपको, जो एडवांस है जिसके सामने आपको सप्लाई करना अभी बाकी है, ठीक है, उसको भी आपको अलग से नोट करके रखना है। यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल बताऊं तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बोथ द सेल्स करती है, यानी कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। कुछ चीजें ऐसी होगी जिसकी उसकी टैक्सेबल होगी, कुछ होगी जो एग्जेम्प्ट गुड के अंदर होगी। यानी कि मेडिसिन है, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए मेडिसिन उसकी टैक्सेबल गुड्स हो गया, और एग्जेम्प्ट गुड्स यानी कि सर्टेन जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन रखा हुआ है, तो ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाएगी। इफ द कंपनी टोटल सेल्स आर 50 करोड़ विथ 10 करोड़ फ्रॉम एग्जेम्प्ट गुड, तो यानी कि रिमेनिंग 40 करोड़ मस्ट बी रिकंसाइल होना चाहिए आपकी जीएसटी रिटर्न के साथ। नाउ कमिंग टू डेटा प्रिपरेशन एंड रिकंसिलिएशन स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिकंसिलिएशन कैसे होता है और डेटा कैसे प्रिपेयर हो जाता है उसको हम थोड़ा समझेंगे। रिकंसिलिएशन इन्वॉल्व कंपेरिजन द टर्नओवर, टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपका टर्नओवर हो गया, क्या क्या उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है और क्या क्या आपने आईटीसी ली है इन जीएसटी रिटर्न, दोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैच होना चाहिए और आपने जीएसटी में रिपोर्ट किया है।
ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट मस्ट मैच टू एंश्योर कॉम्प्लायंस एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेंसी। ठीक है, ये दोनों चीजों को आपको मैच करना है कि इन फ्यूचर में आपको जीएसटी के कोई कॉम्प्लायंस और डिस्क्रिमिनेंसी को अवॉइड करने के लिए स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप हमको क्या करना है, टर्नओवर का रिकंसिलेशन कैसे मैच करोगे। टर्नओवर जो आपके जीएसटीआर 9 में क्या एनुअल जीएसटी रिटर्न में जो है जीएसटीआर 9 उसमें आप कितना टर्नओवर दिखा रहे हो विद द टर्नओवर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टर्नओवर इन जीएसटीआर 9 आपका एनुअल रिटर्न और टर्नओवर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इन दोनों के बीच डिफरेंट जो भी मिलता है तो देन नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड रेक्टिफाई। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच ऐसा कोई टर्नओवर मिलता है आपको मिस, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके चीजों को रेक्टिफाई करना है। सेकंड होता है टैक्स लायबिलिटी रिकंसिलेशन, एंश्योर दैट द जीएसटी लायबिलिटी इन जीएसटीआर 9। ठीक है, पहले हमने टर्नओवर की बात कर ली, यहां अब आते हैं जीएसटी लायबिलिटी। सेकंड स्टेप है हमारा कि जो भी जीएसटी लायबिलिटी आप जीएसटीआर 9 मैच द एक्चुअल टैक्स पेड जो आपने किया है उससे मैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको फाइंड होती है तो आपको यही हो सकता है कि टाइमिंग का डिफरेंस होता है जो इसमें आपको मिलेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऐसा रिपोर्टिंग में डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। थर्ड स्टेप है आईटीसी रिकंसिलेशन, वेरीफाई द आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 9। ठीक है, अलाइन आईटीसी हैज पर द परचेस रजिस्टर, आपके परचेस रजिस्टर आपकी कंपनी में जो आप प्रिपेयर करते हो उसकी आईटीसी और आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 9। ठीक है, परचेस रजिस्टर है जो आपका, उसके अंदर आप देखोगे सारी जो भी आपने परचेस किया है परचेस रजिस्टर में आपके पास टैक्सेबल परचेस भी आ जाएगा, कुछ ऐसी जो आईटीसी बिल आए होंगे जो नॉन जीएसटी है। ठीक है, वो भी आपके परचेस रजिस्टर में रिपोर्टिंग होते हैं। तो ये दोनों चीजों को आपको चेक करना है, वेरीफाई द आईटीसी इन जीएसटीआर 9 जो आपके परचेस रजिस्टर से भी मैच करनी है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और एक करेक्ट है तो उसको करेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि मिसिंग द इनकरेक्ट वेंडर इनवाइस। ठीक है, कई बार वेंडर की इनवाइस इनकरेक्ट होने के बावजूद भी कई बार डिस्क्रिपेंसी आती है, तो ऐसी चीजों को आपको वहां पर करेक्ट करना है। रिपोर्टिंग एडिशनल लायबिलिटी, इफ द एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, अगर आप जैसे ही आप रिकंसिलेशन करते हैं ऊपर के तीनों स्टेप, अगर आपको ऐसा कोई चीज आइडेंटिफाई होती है कि जिसके थ्रू आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी होती है तो आपको आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द रिकंसिलेशन एंड दे शुड बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड एंड सेटल करना है बिफोर द फाइलिंग द जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। ठीक है, ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको आइडेंटिफाई हुई कि जिसमें आपके कोई ऐसे खर्चे हैं जो आपको रिपोर्ट करने रह गए हैं आपके जीएसटी रिटर्न में, तो इमीडिएट आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है और आपको प्रॉम्प्टली उसको रिपोर्ट करके सेटल भी करना है, जिसके यानी कि आप आपके एनुअल जीएसटीआर 9 रिपोर्ट में उसको सही रिपोर्टिंग करना है। इंडस्ट्रियल एग्जांपल मैं आपको दूं, एक ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो क्लेम आईटीसी की है उसने 2 करोड़ इन जीएसटीआर 9 के हिसाब से। ठीक है, बट इट परचेस रजिस्टर इट सो 1.8 करोड़ जो कम दिखा रही है ड्यू टू मिसिंग वेंडर इनवाइस। ठीक है, वेंडर की इनवाइस आपके पीआर में मिसिंग है जिसकी वजह से आपकी आईटीसी 1.8 करोड़ दिख रही है, जबकि आपने रिटर्न में कितना क्लेम किया है जीएसटी रिटर्न में 9 करोड़। The manufacturing must reconcile this difference and adjust GST return accordingly। ठीक है, तो ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई करनी है, जो भी सही है इंफॉर्मेशन उसको आइडेंटिफाई करके उसको उस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। Now the detailed section wise preparation. Each section of the reconciliation process required specified step to ensure accuracy and compliance. This detailed approach help in systematic addressing any discrepancy। ठीक है, तो कोई भी रूल्स होता है तो उसको सेक्शन के थ्रू हमको उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो सेक्शन क्या बोलता है, क्लोज 44 का सेक्शन हमको क्या समझाता है, वो कहता है कि आपका टर्नओवर का रिकंसिलेशन, ठीक है, जो कहां से शुरू होता है, बिगिन विथ ग्रॉस टर्नओवर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका ग्रॉस टर्नओवर कितना है
उसमें से क्या डिडक्ट करना है, नॉन जीएसटी सप्लाई को आपको डिडक्ट करना है और एग्जाम सप्लाई को। इससे क्या निकल आएगा आपका जीएसटी टर्नओवर। ठीक है, दिस प्रोसेस एंश्योर दैट द ओनली रिलेवेंट टर्नओवर इज कंसिडर्ड फॉर जीएसटी पर्पस। ठीक है, जीएसटी पर्पस के लिए आपका टर्नओवर कितना हो गया, जब आप टोटल टर्नओवर में से डिडक्ट कर दोगे क्या चीज, नॉन जीएसटी सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। सेकंड, टैक्स का रिकंसिलेशन, वो एंश्योर करता है द टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन जीएसटीआर 9 में क्या रिकॉर्ड किया है, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इन टैक्स पेड। ठीक है, टाइमिंग इश्यू क्या हो सकता है, सच व्हेन द रेवेन्यू रिकंसाइल्ड एट डिफरेंट टाइम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जीएसटी रिटर्न, तो उसको आपको मस्ट भी आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करना है। ठीक है, उसको सही करना है। थर्ड है आईटीसी रिकंसिलेशन, मैच द आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 9। ठीक है, जो जीएसटीआर 9 में क्या आईटीसी क्लेम की है और आईटीसी हैज पर द बुक्स, यानी कि आपका परचेज रजिस्टर, ये दोनों आपका मैच होना चाहिए। जो भी डिस्क्रिपेंसी है मे रिक्वायर्ड टू एडजस्टमेंट इन जीएसटी रिटर्न, या तो फिर आप अमेंड द परचेज रजिस्टर, दोनों में से कोई भी एक जगह आपका जो भी करेक्शन है उसको टाइमली एड्रेस कर दीजिए। सर्टिफिकेशन बाय ऑडिटर, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीट रिकंसिलेशन जो सीए या तो कॉस्ट अकाउंटेंट उसको एंश्योर मस्ट द एंश्योर रिकंसिलेशन और एंश्योर कॉम्प्लायंस विथ जीएसटी रेगुलेशन, वो आपके ये दोनों कॉम्प्लायंस यानी कि रिकंसिलेशन को एंश्योर करेगा। इंडस्ट्रियल एग्जांपल में आपको एक बता दूं कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर होता है उसको जो एक्सपोर्ट सेल होता है उसका जो ज्यादातर जीरो रेटेड होता है अंडर द जीएसटी, तो जो ग्रॉस टर्नओवर होता है जब उसका कैलकुलेशन होगा तो उसमें से उसको डिडक्ट करना पड़ेगा ड्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट जीएसटी टर्नओवर। दिस एंश्योर दैट द ओनली डोमेस्टिक सेल आर कंसिडर्ड इन फॉर जीएसटी लायबिलिटी। नाउ वी आइडेंटिफाई द कॉमन इश्यू इन रिकंसिलेशन। कुछ कॉमन इश्यू है जो डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग द रिकंसिलेशन आती है, जैसे कि एक टाइमिंग डिफरेंस होता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स होता है, आईटीसी क्लेम, या तो फिर आपकी डिफरेंशियल अकाउंटिंग की जो मेथड होती है उसकी वजह से आता है, जो हमको आइडेंटिफाई करना है और उस इश्यू को एड्रेस टाइमली करना है, जो रिकंसिलेशन से लिए बहुत ही एक्यूरेट आपको इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करने में मदद करेगा। तो क्या क्या इश्यू आ सकते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्यों आता है कि आपका सेल्स और एक्सपेंस माइट बी रिकॉर्डेड इन डिफरेंट पीरियड। ठीक है, आपने जो सेल किया और एक्सपेंस में भी हो सकता है कि डिफरेंस पीरियड में आपने रिकॉर्ड किया है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर टू आपकी जीएसटी रिटर्न, सो वो उसकी वजह से मिसमैच आ सकता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, कोई ऐसी सेल तो नहीं है जो आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए आपके जीएसटी रिटर्न में, तो रिजल्टिंग क्या होता है, अंडर द रिपोर्टिंग टर्नओवर, आपको टर्नओवर में उसको रिपोर्ट करना है, ऐसी कोई छुटी हुई सेल है तो। डिस्क्रिपेंसी इन आईटीसी क्लेम क्या हो सकती है, एक तो इनकरेक्ट या तो मिसिंग वेंडर का जो इनवॉइस है जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आ सकती है आपके आईटीसी क्लेम में, तो ऐसी एरर को क्वेश्चन टू एवर अंडर क्लेमिंग द क्रेडिट आपको उसको टाइमली करेक्ट करना है। डिफरेंस अकाउंटिंग मेथड हो सकती है आपकी, जैसे कि यूजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड होती है कैश वर्सेस अकरल फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन एंड जीएसटी रिटर्न, तो उसकी वजह से भी रिकंसिलेशन में चैलेंज आ सकता है। वो चीज अगर मैं समझाऊँ आपको एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ज्यादातर फॉलो करती है अकरल बेसिस पे अकाउंटिंग, यानी कि जब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कैश अकाउंटिंग जीएसटी रिटर्न ये दोनों में फर्क होता है, जो जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस आता है। आपको मालूम कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है अगर वो अकरल बेस पे कर रही है तो जब भी उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग में फर्क आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल में उसके जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ जो आप उनको जो भी कैश रिसीव होती है तो उसकी वजह से जो
रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल की वो फर्क होती है ज्यादातर, यानी कि कैश वर्सेस अकरल, ये दोनों में फर्क आता है। तो ये थे कॉमन इश्यू जो एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन हमको ध्यान में रखने हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, कंप्लायंस टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है टू एंश्योर द कंप्लायंस विथ क्लोज 44। बिजनेस शुड एडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? रेगुलर रिकंसिलिएशन आपको करते रहना है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास, जिसके ये कैसे हो सकता है, अगर आपके पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है तो आपकी ये चीजें बहुत ही इजी हो जाएगी कि रेगुलर रिकंसिल हो जाएगा और डिटेल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड में रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी मेंटेन द एक्यूरेंसी एंड प्रिवेंट द लास्ट मिनट इश्यू को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ टिप्स बताए तो पहली ये कि रेगुलर रिकंसिलिएशन कैसे हो सकता है? परफॉर्म द रेगुलर रिकंसिलिएशन बिटवीन जीएसटी रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। आपको ये करना है टू अवॉइड द डिस्क्रिपेंसी एंड पेनाल्टी। सेकंड है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकता है कि मेंटेन थ्रू द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट एंड रिकंसिलिएशन टू प्रोवाइड द एविडेंस इन केस ऑफ ऑडिट। हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स एक जगह पर स्टोर होना चाहिए, इसके लिए आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो तो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। थर्ड होता है कि यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लिवरेज अकाउंटिंग एंड जीएसटी सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट द एंड स्ट्रीमलाइन द रिकंसिलिएशन प्रोसेस। जो आपकी मैन्युअल रिड्यूसिंग जो एरर होती है उसको रिड्यूस करेगा, मैन्युअल एरर को। कोलैबोरेशन विथ ऑडिटर, ठीक है, वर्क क्लोजली विद द ऑडिटर टू एंश्योर दैट द रिकंसिलिएशन आर एक्यूरेट एंड कंप्लायंट विथ जीएसटी रेगुलेशन। तो ऑडिटर के साथ क्लोजली आपको टाइमली उसके साथ डिस्कस करनी है। इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल में आपको समझाऊं? अच्छा, उसके पहले एक 5 स्टेप रहेगा। स्टे अपडेटेड, कीप अप विद द लेटेस्ट जीएसटी रेगुलेशन और चेंजेस। आपको एंश्योर योर रिकंसिलिएशन प्रैक्टिस जो एक करंट और कॉम्प्लायंस को अवॉइड करने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक एफएमसीजी जो बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है जो क्या कर दी, उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम या भी एसएपी सिस्टम होती है टू रेगुलरली रिकंसाइल उसके जो जीएसटी रिटर्न है विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उससे ये एंश्योर हो जाता है कि ऑल द सेल्स परचेज एंड आईटीसी क्लेम आर एक्यूरेटली रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज जीएसटी रिटर्न। तो सॉफ्टवेयर आपको ये मदद करेगा कि आपका ऑल द रिकॉर्ड है एक सही जगह पर प्रॉपर, आपको कभी भी चाहिए वहां पर सेव रहेगा और आप उसके ऊपर प्राइमरी उसको रिकंसाइल कर पाओगे। लास्ट हम कंक्लूजन पे बात करेंगे कि क्लोज 44 क्या होता है? एंश्योर द एक्यूरेट ट्रांसपेरेंट टैक्स रिपोर्टिंग है, एक प्रॉपर डेटा प्रिपरेशन एंड रेगुलर रिकंसिलिएशन जो आपको हेल्प करता है टू मेंटेन द कॉम्प्लायंस, अवॉइड पेनाल्टी एंड एंश्योर फाइनेंशियल एक्यूरेंसी। इंडस्ट्रियल एग्जांपल दूं आपको, एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पे रिकंसाइल करती अपने जीएसटी रिटर्न को विथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, जो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑडिट एंड पेनाल्टी, ensuring that its financial reporting is accurate and compliance with GST regular। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन। अगर आपको डिटेल में इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमें मैसेज में जरूर लिखिए, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको ऐसे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले।